हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। मेरा नाम है शिवम सक्सेना। आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मेनिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अपनी संजीवनी सीरीज के अंदर हम शॉर्ट वीडियोस में लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड नॉलेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करने के साथ साथ CDS 1 पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CDS 1 2026 को लेके, उसमें हम शॉर्ट वीडियोस के बेसिस पर मैक्सिमम अपने टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज में अपनी आज का जो टॉपिक रहेगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है हमारा, जिसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जहां से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन निकालता है। जस्ट लाइक सोशल रिफॉर्म्स एक टॉपिक है जहां से हर साल आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी ऐसा ही टॉपिक है आपका। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश करूं तो हम सभी को पता है कि भाई 1885 के अंदर कांग्रेस बनी थी, और कांग्रेस में जो इनिशियल लीडर्स थे उनको बोलते हैं मॉडरेट्स, जो ब्रिटिशर्स के बहुत ही ज्यादा लॉयल हुआ करते थे, जो रिफॉर्म सेंट्रिक अप्रोच रखते थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाते थे। इन्हीं से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखने वाले कुछ और लोग निकल कर आए, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल वाले लोग, जैसे लाल बाल पाल। उन्होंने कहा कि अपने एसी रूम में बैठने से कुछ नहीं होगा कि प्रेयर कर रहे हैं, पिटीशन कर रहे हैं, हमें जनता के बीच में जाना होगा, बॉयकॉट फिलॉसफी को अपनाना होगा, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे जनता के लिए। लेकिन इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को जनता को जब सपोर्ट देती थी तो ब्रिटिशर्स को मजा नहीं आता था, तो वो इनको जेल में डाल देती थी। तो अल्टीमेट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सोशल बेस है वो इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के लॉयल है। इनको पसंद करते हैं लेकिन इनको जेल में डाल दिया ब्रिटिशर्स ने। तो अल्टीमेटली जो जनता है, जो यूथ है, जो इस समय निकल कर आ रहा है, उसको कौन मोटिवेट करेगा, उसको कौन सही रास्ता दिखाएगा। तो एक नई कैटेगरी के लोग निकल कर आए जो रिवॉल्यूशनरीज कहते हैं अपने आप को, और ये वो लोग हैं जो एक स्टेप आगे बढ़ गए वॉयलेंस पे, कि कहीं पर बम फोड़ दिया या कहीं पर जो है गोली मार दी किसी ऑफिसर को, या किसी और वाइसरॉय के ऊपर बम फेंक दिया। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होने लगे, इन्हीं को हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर काउंट करते हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, ईयर के बेसिस पर आ गया कौन सा कब हुआ, या कभी लीडर्स के बेसिस पर आ गया, या उनके न्यूज़पेपर्स के ऊपर आ गया, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आ गया। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आप देखना रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अपना टॉपिक अगर स्टार्ट करें हम, तो ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है, सबसे पहले जो इसका फेज 1 है वो 1900 में स्टार्ट हुआ और 1915 तक चला। अब इनिशियल लेवल पे जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ये बॉम्बे के अंदर हमें पढ़ना होता है, जिसे हम बोलते हैं वसुदेव बलवंत फड़के। ये वसुदेव बलवंत फड़के वो हैं जिन्होंने रामोसी पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट करा, और ये सबसे पहला ऐसे मूवमेंट था जिसमें जो किसान हुआ करते थे उनको भैया बंदूकें थमा दी गई। इट वाज द आर्म्ड रिवेलियन। इसीलिए वसुदेव बलवंत फड़के को फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। अल्टीमेटली इनको जो है कैप्चर किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, फिर ये हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे और फिर इनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके के इवेंट्स जो है पिक्चर के अंदर आने लगे। तो 1879 में आपका रामोसी पीजेंट मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपका PYQ है। नेक्स्ट अगर हम आए तो 1897 के अंदर ऐसा ही एक और केस आता है, जिसको बोलते हैं बेसिकली ऑफिसर अरेस्ट एंड रैंड एपिसोड। अब हुआ क्या कि 1897 का वो समय था जब महाराष्ट्र के अंदर आपको प्लेग की कंडीशन दिखाई देती है, हैजा की बीमारी फैली हुई थी। तो जनता को, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास करा, जिसको बोलते हैं एपिडेमिक एक्ट ऑफ 1897। इसके अंदर ऐसी महामारियों को लेकर स्पेशल पावर्स दी जाती थी ऑफिसर्स को कि वो जनता को कंट्रोल कर सके। तो ऑफिसर रैंड और अरेस्ट हुआ करते थे, ये इसी पावर का मिसयूज किया करते थे। चलती सड़क पर कभी कपड़े उतरवा देना लोगों के, लड़कियों को गलत तरीके से ट्रीट करना, तो बहुत ही अब्यूज ऑफ पावर चल रहा था। तो यही चीज हमारे वहां पर 3 भाई हुआ करते थे, जिनको बोलते हैं चापेकर ब्रदर्स या नाटू ब्रदर्स। इनको मजा नहीं आया, इन्होंने ऑफिसर रैंड को जो है गोली मार दी जाके। जब पूरा केस हुआ उसके बाद इन तीनों भाइयों को पकड़ा गया, उनको फांसी पर भी चढ़ाया गया। जब तिलक महाराज ने इनके बारे में अच्छी बात लिखी कि हाँ इन्होंने तो अच्छा काम करा, आप ऐसे गलत कैसे यूज कर सकते हो, आप पब्लिक को न्यूट कर रहे हो बिल्कुल पब्लिकली, ये तो गलत है बिल्कुल, उनको भी जेल में डाल दिया। तो एपिडेमिक एक्ट ऑफ 1897 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ चापेकर बंधु केस, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का केस है ये। ऐसे ही हमारे पास एक और जो है हमारे रिवॉल्यूशनरी आते हैं, जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। अब वीडी सावरकर की बात करें तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड थे, पढ़ते थे, पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि नेशनलिज्म चल रहा है, हर जगह नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की भावना जो पीक पर जा रही है, तो ऑलरेडी मोटिवेटेड थे। तो इसीलिए इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोलते हैं मित्र मेला, अपने भाई के साथ मिलकर, गणेश भाई के साथ मिलकर। और अल्टीमेटली
ये बनाया इन्होंने, ब्रिटिशर्स को बोला कि भैया देखो हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो यहाँ पर नेशनलिज्म सिखा रहे हैं लोगों को कि राष्ट्रवाद कैसे आपको लाना चाहिए पिक्चर के अंदर। फिर अभिनव भारत अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और अभिनव भारत के अंदर ये मजीनी नाम का एक बंदा हुआ करता था इटली का, जिसने यंग इटली की स्थापना करी थी 1830s के टाइम पर। अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स को इसने इकट्ठा करा, यूनिफाई करा। तो उससे इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए सावरकर कि उनके ऊपर ही एक किताब लिख दी जिसको बोलते हैं मजीनी चरित्र। तो ये दोनों ही आपके PYQ हैं, राइट। उसके बाद सावरकर यहीं पुणे के अंदर फर्गसन कॉलेज के अंदर पढ़ा करते थे। तब इनको एक लेटर आया श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर बैठे थे, कह रहे यहां लंदन आ जाओ, यहां पर मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता था, तो सावरकर को लंदन बुला लिया गया श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अब जैसे ही ये लंदन पहुंचे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये अपनी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको बोलते हैं फ्री इंडिया सोसाइटी, और वहां पर अपनी आर्म रिवोल्ट की, गुरिल्ला वॉरफेयर की, लॉजिस्टिकल सपोर्ट की, ये पूरी आइडियोलॉजी प्रोपेगेट कर रहे हैं, राइट। फिर यही किताब लिखेंगे इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। ये सारे के सारे आपके PYQ हैं, ठीक है। आज की जो ये हमारी क्लास है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की, मान के चलना सिर्फ आज की ही क्लास से आप अपने CDS1 2026 के लिए एटलीस्ट एक टॉपिक से फारिग हो जाओगे, आपको कहीं और दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये भी आपका PYQ है। नाउ अब क्योंकि जो है अच्छे खासा नाम हो गया था, इंग्लैंड के अंदर भी पहुंच चुके हैं, तो इंग्लैंड के अंदर ये जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा इनको बुलाएंगे। तो वहीं पर इनको एक और बंदा मिला जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा। ये मदन लाल ढींगरा के जो पिताजी हुआ करते थे, ये ऑलरेडी जो है ब्रिटिश ऑफिसर हुआ करते थे। तो इनकी तो फिलॉसफी ही है, क्या फिलॉसफी है कि भाई हमें तो जो है डर फैलाना है ब्रिटिशर्स के मन में, रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या करा, एक बंदा चूज करा जिसका नाम था कर्जन पाइली। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल का एक मेंबर हुआ करता था। इसको पब के अंदर जाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी, ठीक है। अब जैसे ही मदन लाल ढींगरा ने गोली मारी तो इनको जो है पकड़ा गया और फिर जो है अल्टीमेटली फांसी हुई। लेकिन जब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ये स्टूडेंट किसका है, तो पता चला ये तो सावरकर का स्टूडेंट है। तो सावरकर को भी पकड़ो और सावरकर को इंडिया भेजो। इसीलिए जैसा ये एपिसोड हुआ, इन दोनों ने मिलकर एक पब्लिश करा अपना पैम्पलेट जिसको बोलते हैं ग्रेव वार्निंग, कि हमसे बच के रहना। तो ग्रेव वार्निंग नाम का पैम्पलेट जो है ये छापेंगे आपका, ठीक है। अब जब ये वापस आ रहे थे तो आधे टाइम ये समुद्र के अंदर कूद गए, कह रहे ऐसे तो हाथ नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे। लेकिन जैसे तैसे फिर इनको पकड़ा और 1910 में वापस लेकर आए। फिर ये जो है इनको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार काला पानी की सजा हुई, 9 साल तक वहां पर रहेंगे। बहुत ही हार्श कंडीशन हुआ करती थी, बहुत ही पिटीनेस हुआ करती थी, और वहां पर रहेंगे। फिर ये सरकार से बात करेंगे कि भाई ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव में जो कि अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ तो आप मेरे को प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालिए। तो ये इनको फिर जो है 11 साल के बाद 9 साल के बाद जो है इनको पुणे यरवदा जेल के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। फिर दोबारा से अपील करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट से 1924 के अंदर, मर्सी पिटिशन की बात करेंगे, ठीक है, कि आगे आज के बाद हम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली जो है 1924 में इनको रिलीज कर दिया जाएगा, बॉन्ड साइन करा के कि आप जो है अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं करा इसके बाद, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सबको मोटिवेट किया करते थे। अल्टीमेटली 1966 के अंदर जो है इनकी डेथ हो जाएगी। तो वीडी सावरकर के ऊपर आपको मल्टीपल PYQs जो है आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम बंगाल के अंदर बात करें तो बंगाल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आया बेटा जिसको बोलते हैं अनुशीलन समिति, जिसको 1902 के अंदर स्थापित किया गया। अब इसके अंदर कौन लोग हुआ करते थे, सारे के सारे जिम वाले लोग हुआ करते थे, बॉडी बिल्डर सोसाइटी, जिम खाना सोसाइटी, अखाड़े वाले लोग हुआ करते थे। इन लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयड थे सारे के सारे, क्योंकि भाई नौकरी नहीं मिलती थी किसी को। अब देखो आपको यहाँ पर वुमेन्स का रोल भी देखने को मिलेगा, सरला देवी जैसी आपको लीडर देखने को मिलेंगी। तो हो कह रहा है कि ये जो आपका अनुशीलन समिति था 1902 में एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन 1906 में बेटा ये दो हिस्सों के अंदर टूट गया। एक बना युगांतर और एक बना ढाका अनुशीलन समिति। तो युगांतर के जो लीडर निकल कर आए वो थे आपके जतिननाथ बनर्जी, औरबिंदो घोष, बरिंद्रनाथ घोष, दोनों भाई हुआ करते थे। भूपेंद्रनाथ दत्ता आपके स्वामी विवेकानंद के भाई हुआ करते थे। उनके न्यूज़पेपर आ रहे हैं युगांतर, संध्या नाम से, तो जनता को प्रॉपर मोटिवेट कर रहे हैं। और जो ढाका अनुशीलन समिति थी वो बेसिकली चला रहे हैं पुलीन बिहारी दास। तो हुआ क्या कि 1902 वाली अनुशीलन समिति दो हिस्सों में आपकी टूट गई। सबसे पहले ढाका अनुशीलन समिति पुलीन बिहारी दास चला रहे हैं। इनमें आपको एक पॉइंट बहुत याद रखना है, बारादकोटी।
1908 के अंदर हुआ था। बारा नाम की जगह है, यहां पर पुलिन बिहारी दास और उनके साथियों ने मिलकर जितने भी जमींदार हुआ करते थे उनकी जो है रेड मारी और उनके जो भी पैसा था, ट्रेजर था, वहां से लूट के आम जनता गरीबों के अंदर बांट दिया। तो काइंड ऑफ रॉबिन हुड नेशनलिज्म काइंड ऑफ चीज आपको देखने को मिलेगी यहां पर। और यही एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे, भारत सेवक संघ। ये दोनों ही आपके पीवाईक्यू हैं। फिर एक तरफ आपने बताया सर युगांतर भी तो पिक्चर के अंदर आया। हाँ, बहुत सारे लीडर हैं आपको, जतिननाथ बनर्जी देखने को मिलेंगे, औरबिंदो घोष जिनका न्यूज़पेपर वंदे मातरम है, बरिंद्रनाथ इन्हीं के भाई हुआ करते थे, भूपेंद्र नाथ दत्ता विवेकानंद के भाई हुआ करते थे। तो युगांतर भी जो है युगांतर के अंदर भी लीडर है। अब यही युगांतर वाले लीडर जो है इंडिया के अंदर इनिशियली स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। यही लोग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कोई लीडर ही नहीं बचा इनको मार्गदर्शन, इनको गाइड करने के लिए। तो यहीं से कुछ लोग फिर आपके अमेरिका और लंदन वगैरह भी जाएंगे और अल्टीमेटली जो यहां से लोग अमेरिका जाएंगे वो वहां जाकर गदर मूवमेंट को प्रोत्साहित करेंगे जाके। ठीक है जी। इसी दौरान आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। अब 1905 के अंदर आप सभी ने सुना होगा स्वदेशी मूवमेंट आया था, फिर उसके बाद जो है आपका 1908 तक आते आते आपका जो है स्वदेशी मूवमेंट बंद हो गया। वो बंद होने का कारण इस दिस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो दो भाई हुआ करते थे, एक का नाम है बेसिकली प्रफुल्ल चाकी, दूसरे का नाम है क्या नाम है, खुदीराम बोस। तो इन दोनों ने सोचा कि एक जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड नाम का, उसको जो है उसकी कार्ड के ऊपर जो है बम फेंक देंगे जाके, उसको मारना है। तो इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाली और बम फेंक दिया जाके। लेकिन बाई चांस उस कार्ड के अंदर क्या हुआ, उस दिन वो जज नहीं था बल्कि दो बहनें थी जिनको बोलते हैं कैनेडी सिस्टर्स या कैनेडी लेडीज। तो उन दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को इतना बुरा लगा कि खुदीराम जो आपके प्रफुल्ल चाकी थे उन्होंने तो सुसाइड कर लिया और बाद में अल्टीमेटली जो आपके खुदीराम बोस थे उनको जो है फांसी पर चढ़ाया गया। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि भाई इन्होंने बम कैसे बना दिया। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। तो उसी में से पता चला कि ये घोष भाई है ना, दोनों के दोनों, औरोबिंदो घोष और आपके जो बरिंद्रनाथ घोष, इन दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है भवानी मंदिर। और उस किताब के अंदर जो है बम बनाने का जो है तरीका बताया गया है, कैसे बम बनाते हैं। वहां से मोटिवेट होगा ये लोग। ठीक है, तो खैर औरोबिंदो को तो इस टाइम पर चित्तरंजन दास ने बचा लिया था, लेकिन बरिंद्र कुमार घोष को नहीं बचा पाए थे, उसको तो काला पानी भेज दिया गया था। राइट। तो ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो है आपका, ये 1908 के अंदर है, ये आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। अब युगांतर वाले जो थे उन्होंने पूरी की पूरी अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी बेटा दिल्ली के अंदर। तो यहीं पर दो लीडर हैं, रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल। दोनों को एक दिन मजा आ गया, कह रहे वाइसरॉय के ऊपर बम फोड़ने हैं। तो वाइसरॉय हमारे हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग। तो एक दिन क्या करा, इन्होंने बम फेंक दिया उनके ऊपर, लेकिन बाई चांस बेचारे हार्डिंग बच गए। जैसे ही बच गए, पुलिस हरकत में आई और तो उन्होंने जो है ढूंढना शुरू करा कि बम किसने फेंका, बम किसने फेंका। तो रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ये दोनों तो जाके भैया हो गए अंडरग्राउंड कि अब हमें कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। फिर अल्टीमेटली जो है इनकी जगह इनके दोस्तों को पकड़ लिया गया था और ये दोनों के दोनों अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है, उसके बाद सचिन सान्याल बाहर आएंगे 1925 में, तब तक अंडरग्राउंड रहेंगे। रास बिहारी बोस अभी 1915 में दोबारा बाहर आएंगे और फिर ये चले जाएंगे जापान। रास बिहारी बोस बेसिकली 1915 में बाहर आए थे जब गदर पार्टी वालों ने इनको बोला कि आप प्लीज इंडिया के अंदर हमारा मूवमेंट कंटिन्यू करो, लेकिन ये कर नहीं पाए थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से बहुत प्रेशर लगा हुआ था। तो ये कहां चले गए, ये जापान चले गए। वहीं पर इन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी खोला, वहीं पर जापानीज महिला से शादी भी करी, वहां उनको जापान का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। वहीं पर इन्होंने फोन करा किसको, सुभाष चंद्र बोस को, और उनको इनवाइट करा कि सिंगापुर आइए, इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव कीजिए। और फिर वहां से उनकी कहानी आगे बढ़ती है। अल्टीमेटली 1945 के अंदर रास बिहारी बोस की जो है डेथ हो जाएगी। राइट। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आपका 1912 के अंदर होता है। अब अगर पंजाब के अंदर हम बात करें तो पंजाब के अंदर जो है सिंह सभा मूवमेंट और अकाली दल वाले लोग ऑलरेडी जो है पिक्चर के अंदर आ गए थे। वो ब्रिटिशर से डिमांड कर रहे थे कि भैया गोल्डन टेंपल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में होना चाहिए। अब ड्यूरिंग दिस पीरियड एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं कैनाल कॉलोनी एक्ट। बोला क्या गया कि भाई बात ऐसी है कि जो लोग यहाँ पर बारी दो आपके अंदर रह रहे हैं, आप लोग प्लीज अपनी जगह को शिफ्ट करके दूसरी जगह चले जाओ और वो वाली जगह हम आपके नाम कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि बाद में ब्रिटिशर्स ने एक और एक्ट लेके आया और बोला कि वो जो जिस जगह रह रहे हो वो भी छोड़ दो। तो अपनी जमीन तो उनके हाथ से चली गई, साथ में जो वो दूसरी जगह गए थे वो वाली जमीन भी छीन ली। तो इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे। अजीत सिंह की सोसाइटी का नाम हुआ करता था भारत माता सोसाइटी। इन्होंने ही पगड़ी समाल जट्टा मूवमेंट लॉन्च करा।
अल्टीमेटली इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्योंकि जनता का बहुत ज्यादा प्रेशर था तो इनको रिलीज किया गया और यहां से फिर अजीत सिंह चले गए आपके जेनेवा और वहां जाकर अनफॉर्चुनेटली 14 अगस्त 1947 को 1947 को जो है इनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि आजादी से एक दिन पहले ही उनकी डेथ हुई। ठीक है, इसके अलावा अभी अभी हमने बात करी थी श्यामजी कृष्ण वर्मा की। अब श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ये ऑलरेडी लंदन के अंदर बैठा हुआ करते थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। ये वहां पर इन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई बेटा, जिसको बोलते हैं इंडिया हाउस। यहीं पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया से बुलाया करते थे कि आओ तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तो यहीं से कौन पहुंच गए, सावरकर पहुंच गए थे, मदनलाल ढींगरा इन सबके स्टूडेंट हुआ करते थे, लाला हरदयाल इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। इनका खुद का न्यूज़पेपर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कम से कम 2 से 3 बार PYQ है ये आपका। ठीक है, अल्टीमेटली ये भी जेनेवा जाएंगे और इनकी 1930 के अंदर जो है डेथ हो जाएगी। अभी रिसेंटली 2003 के अंदर इनकी अस्थियों को वापस जो है भारत लाया गया। मोदी साहब जो है गए थे कि लाओ दे दो हमारे यहाँ, तो ले आए। भिखाई जी कामा की अगर हम बात करें तो ये पेरिस के अंदर हमारी रिवोल्यूशनरी हुआ करती थी। ये भी जो है दादा भाई नेहरू जी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुकी थी पहले भी। इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इसके अलावा इनके न्यूज़पेपर का नाम है वंदे मातरम। तो वंदे और बंदे में डिफरेंस याद रखना है, वंदे वाला था अरविंदो का, वंदे वाला है इनका। ठीक है, इन्होंने मदनलाल ढींगरा के ऊपर भी आर्टिकल लिखा। इसके अलावा इंडिया का सबसे पहला जो फ्लैग है वो भी इन्होंने डिजाइन करा। तो ये ब्रिटेन के खिलाफ बहुत काम किया करती थी। तो एक दिन ब्रिटेन वालों ने फ्रांस को बोला कि यार ये तुम्हारे घर में रह के जो है हमारे खिलाफ बोलती है बहुत कुछ, वापस लाओ इसको, हमको दे दो। फ्रांस वालों ने मना कर दिया, कह रहे हम नहीं देंगे, है ना। तो भिखाई जी काम आपके पिक्चर के अंदर नहीं। एक आते हैं आपके वीरेंद्र नाथ चटर्जी, बर्लिन के अंदर जर्मनी के अंदर हुआ करते थे। ये वीरेंद्र नाथ चटर्जी जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ये क्या करते थे, जर्मनी से आर्म्स एंड एम्यूनिशन खरीद के इंडिया में रिवोल्यूशनरीज को दिया करते थे कि आप लो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन इसी VN चटर्जी को स्टॉलिन ने भी मरवा दिया। ठीक है, जो स्टॉलिन आपका रशिया का जो डिक्टेटर मान लो एक तरीके से वो हुआ करता था, उसने मरवा दिया। अल्टीमेटली आपका लास्ट आता है रिवोल्यूशनरी फेज 1 का जो टॉपिक, दैट इज गदर मूवमेंट। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये जो हमारे जो अनुशीलन समिति वाले लोग हुआ करते थे, ये बहुत सारे नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी आए। तो तारकनाथ दास हो गया, GD कुमार हो गए, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो ये दोनों ही आपके PYQ है। तारकनाथ दास की ऑर्गेनाइजेशन फ्री हिंदुस्तान और दूसरा है स्वदेश सेवक संघ। तो जनता को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें आर्म रिवॉल्यूशन करना चाहिए, वायलेंस को यूज करना चाहिए। तो लाला हरदयाल जो है वो आपके USA पहुंच गए। अल्टीमेटली यही लाला हरदयाल जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको बोलते हैं हिंद एसोसिएशन, या इसे ही पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन बोलते हैं। इसी का तीसरा नाम गदर पार्टी है। ये गदर पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं पिछले वाले CDS की बात करूं तो सोहन सिंह, परमानंद और बरकतुल्ला, ये तीनों जो है आपके PYQ हैं, अभी अभी जो रिसेंटली पूछे गए। ठीक है, तो अपना खूब इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम जो है पूरी दुनिया के अंदर रिवोल्यूशन ले आएंगे। जो कॉलोनीज है एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर हम जो है सबका असासिनेशन कर देंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स का। तो जितने भी खिचड़ी बनानी थी, ख्याली पुलाव बनाते, सब बना दिए इन लोगों ने। लेकिन इस बीच एक बेटा इंसिडेंट हो गया। क्या इंसिडेंट हो गया, कोमागाता मारू इंसिडेंट। ये कोमागाता मारू इंसिडेंट क्या है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इस समय जापान और USA आपस में अलाए थे। बेसिकली इनका जो फ्री नेविगेशन ट्रेड रूट था वो चल रहा था। तो हमारे यहाँ गुरदीप सिंह और उनके साथ कुछ माइग्रेंट्स हुआ करते थे जो चाहते थे कि हम भी US से जाके गदर पार्टी में जुड़ जाएं, जाके सपोर्ट करना चाहते हैं उनको। तो योकोहामा जापान से बोट पकड़ी, हांगकांग जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, वहां से वैंकूवर पहुंच जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि जो वैंकूवर है ये कनाडा के अंदर है और कनाडा ब्रिटेन की कॉलोनी है, वो उसको बिल्कुल भी आने नहीं देंगे। बेचारे 2 महीने तक ये सारे के सारे लोग वैंकूवर में बोट पे बैठे रहे। अल्टीमेटली 2 महीने के बाद जब ये सारे के सारे लोग उतरेंगे तो इन्हीं के ऊपर पुलिस एक्शन होगा और यहाँ पर 22 लोगों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से गदर के लीडर्स सारे के सारे फ्यूरियस हो गए और सब ने मिलकर क्या बोला कि भाई अब तो भारत जाना पड़ेगा। तो 21 फरवरी को डेट डिसाइड करी गई कि भैया हम जाएंगे और भारत के अंदर गदर मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। लाहौर के अंदर सबको इकट्ठा होना है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, ब्रिटिशर्स की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत तेज हुआ करती थी। उन्होंने लाहौर के अंदर इन सब लीडर्स को पहले ही धर लिया। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी के तहत आपका गदर मूवमेंट जो भारत के अंदर स्टार्ट होना था वो क्या हुआ, वो भैया बंद और हो गया। इसीलिए यहां पर गदर मूवमेंट वाले लोगों ने रास बिहारी बोस को बोला था कि भैया तुम संभाल लो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है और वैसे ही अभी दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में हम फंसे हुए हैं, तो इस चक्कर में जो है नहीं कर पाएंगे हम। तो गदर मूवमेंट जो है शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन इन्हीं के 2 बंदे हैं, बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप, इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर एक्साइल गवर्नमेंट बनाई है। ये भी आपका PYQ है। एक्साइल गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पर आप अपना
अपनी सरकार के विरोध में बेसिकली दूसरी जगह पर जाकर एक नई सरकार बनाते हैं उनका विरोध करने के लिए। तो ये है आपका गदर मूवमेंट, जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत आपका जो है खत्म होता है, राइट। अब इसके बाद जो हमारा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का फेज 2 है, उसके बारे में फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो फेज 2 जो हमारा 1920 से लेकर 1930-40 तक के दशक में चला, इसमें भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टर निकल कर आएंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। अभी ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के अंदर भी जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही वो बंद हुआ तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए तो इन्होंने अपना ही एक डॉक्यूमेंट निकाल दिया जिसको बोलते हैं येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपका PYQ, क्योंकि ऐसा ही एक और व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा, व्हाइट पेपर पब्लिश भी आएगा, जो आपका 1934 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनेगा। तो ये इनका है। बहुत सारे यूथ को मोटिवेट किया करते थे। सचिन सान्याल, आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर जिन्होंने वायसरॉय हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया था, वो अब 1925 के अंदर बाहर आए और उन्होंने किताब लिखी बंदी जीवन। ये भी आपका PYQ है, जिसमें गांधी और इनके बीच में अलग अलग डिबेट्स चलती रहती थी। तो इन्हीं रामप्रसाद बिस्मिल के दोस्त हुआ करते थे, जिनका नाम है जोगेंद्र नाथ चटर्जी। इन्हीं जोगेंद्र नाथ चटर्जी ने मिलकर जो है क्या करा, आपकी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, दैट इज HRA 1924 के अंदर। ठीक है, इनका यह मानना था कि हमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर, समाजवाद के प्रिंसिपल पर जो है नेशनलाइजेशन करना चाहिए, रिसोर्सेज को सरकारी बना देना चाहिए। यहीं पर द रिवोल्यूशनरी करके मैनिफेस्टो भी निकालेंगे सचिन सान्याल अपना। तो अब इतनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी तो ऑब्वियसली उसको चलाना इतना आसान तो होगा नहीं, तो इसी के लिए ये लोग करेंगे क्या, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। पैसा नहीं था तो क्या पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ट्रेन लूटनी पड़ेगी, भाई हमारे पास ऑप्शन है एक। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारे लीडर्स जैसे कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, खुद अशफाक उल्लाह हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र हरी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ऐसे 10-12 लोग हुआ करते थे। और जो है काकोरी के अंदर 9 अगस्त 1925 को इन्होंने लैंड लूट ली। अब जब पूरी पूरी इंक्वायरी हुई तो जो है सबको धरा गया, सबको पकड़ा गया, लेकिन सिर्फ एक बंदे को नहीं पकड़ पाए, जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। वो तो अंडरग्राउंड हो गए जाके। तो आपका जो इसमें क्वेश्चन बना वो बना रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और रोशन सिंह, जिसमें ये पर्टिकुलर पूछा गया कि ये तीनों कौन से इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो 2-3 लोगों को फांसी पे चढ़ाया, 2-3 लोगों को काला पानी की जेल भेज दी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को ये लोग पकड़ नहीं पाए। अल्टीमेटली चंद्रशेखर आजाद जो है 1927 के अंदर दोबारा पिक्चर के अंदर आएंगे, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है जनता को मोटिवेट करेंगे। इसके अलावा इस टाइम पर ऑलरेडी देश के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है वो ऑलरेडी पीक पर चल रही है। क्यों? क्योंकि एंटी साइमन मूवमेंट चल रहा है, वो इंडिया के अंदर आया था, तो एंटी साइमन मूवमेंट चल रहा है। दूसरी तरफ बंगाल के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो भी अपनी IAS की नौकरी छोड़ के यहाँ जनता को मोटिवेट करने के लिए आ गए हैं। ठीक है, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के बाद जब सुभाष चंद्र बोस जो आपके चंद्रशेखर आजाद है, जब ये दोबारा से पिक्चर के अंदर आएंगे सितंबर 1928 के अंदर, तो यही बनाएंगे HSRA। वो जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसको चेंज करके कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये वर्ड याद रखने हैं आपको, क्योंकि HRA और HSRA दो अलग अलग चीजें हैं और इन पे क्वेश्चंस भी अलग बने हैं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा अभी। तो HSRA के अंदर आपके बहुत सारे लीडर्स हुआ करते थे, भगत सिंह हो गए, भगवती चरण वोरा हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, सुखदेव हो गए, जयदेव कुमार हो गए। इनमें से PYQ आप देखिए, भगवती चरण वोरा ने किताब लिखी है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, है ना। गांधी को लेके, इनको लेके आपस में सार्काज्म और कटाक्ष चलता ही रहता था। गांधी कहते हैं कि ये तो कल्ट ऑफ बॉम्ब है, ये तो बम फोड़ने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि हमारी बुक पढ़ो, तुम पहले देखो तो सही हमारी बम की फिलॉसफी क्या है। तो ऐसे करके आपस में एक दूसरे के ऊपर खूब कटाक्ष मारे जाते थे, जनता को भी मोटिवेट कर रहे हैं। यहीं पर एक शरद चंद्र लीडर आपके निकल कर आएंगे, जो बेसिकली क्या करेंगे, जो किताब लिखेंगे पाथरे डाबी। ये शरद चंद्र वही हैं जिन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश करा, जो कि अल्टीमेटली NCERT बनेगा आपका, राइट। तो क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया हुआ था, एंटी साइमन मूवमेंट भी चल रहा था, तो जैसे ही साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां पर तो लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी प्रोटेस्ट के अंदर जब लाठी चार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। इस वजह से भगत सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। जैसे ही भगत सिंह को गुस्सा आएगा तो उन्होंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। इन्हीं के ऊपर जो है, इसी भगत सिंह ने जो है आर्टिकल भी लिखा, द लॉस्ट लीडर। तो भगत सिंह को बदला लेना था कि किस कैसे इन लोगों ने जो है लाला लाजपत राय के सर पे लाठीचार्ज कर दिया। तो बेसिकली यहीं से आपका स्टार्ट होता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी। भगत सिंह ने सोचा कि जिस भी बंदे ने मारा है उसी को मारूंगा जाके। तो स्कॉट नाम का ऑफिसर था, पूरी जानकारी निकाली, स्कॉट को मार देंगे जाके आज। लेकिन बाई चांस उस दिन स्कॉट की बाइक ले गया सॉन्डर्स, तो गलती से भगत सिंह ने सॉन्डर्स को मार दिया। उसके बाद सबके सब हो गए अंडरग्राउंड, अपना एक पर्चा छाप दिया, ब्यूरोक्रेसी बिवेयर, ये ब्यूरोक्रेसी वाले लोगों हमसे बच के रहना। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस पर कोई रिएक्ट ही नहीं किया, कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। जब कोई रिएक्शन ही नहीं दिया तो इन सारे HSRA वालों को लगा कि यार
लगता है ये बहरे हो गए हैं, इनके कान में के आसपास कुछ जू नहीं रेंग पा रही है, हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा, धमाका। इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त मिलकर प्लान बनाएंगे कि हम सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फोड़ेंगे, और अल्टीमेटली अप्रैल 1929 के अंदर जब ये बम फोड़ा गया उसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया। साफ साफ प्रोपागेंडा ये था कि हमें सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे आना है, और यहीं से जो है आपका बेसिकली क्या करना है, हमें अपनी जो बात है, समाजवाद की बात है, वो जनता के बीच में पहुंचानी है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ हो नहीं पाया। नहीं हो पाया तो क्या होगा भाई, जो ये केस था वो कोर्ट के अंदर गया, और कोर्ट के अंदर अल्टीमेटली इन तीनों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई। तो 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया। इनका जो आखिरी आर्टिकल हुआ करता था उसी को बोलते हैं वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं एक अथिस्ट क्यों हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बचे आपके चंद्रशेखर आजाद। अब चंद्रशेखर आजाद रह गए हैं अकेले, तो वो इलाहाबाद में मिलने जा रहे थे किसी से, और किसी ने उनकी कर दी मुखबरी कि भाई इलाहाबाद के अंदर आपके जो है ऐसे ऐसे आ रहे हैं। तो वहां पर पुलिस ने चारों तरफ से चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया, लेकिन ये किसी के अंडर किसी से मरना नहीं चाहते थे, तो इन्होंने ही शॉट हिमसेल्फ, ही कमिटेड सुसाइड, कि किसी के हाथ नहीं आऊंगा। तो चंद्रशेखर आजाद की भी कहानी यहां अगर आपकी जो है खत्म होती है। अगर बंगाल के अंदर हम बात करें, अनुशीलन समिति, ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था सर, अनुशीलन समिति, फिर वो युगांतर वाले आ गए थे, वो ऑलरेडी एक्टिव हुआ करते थे। सुभाष चंद्र बोस भी 1922 के अंदर जो है भारत वापस आ गए थे आईसीएस से रिजाइन करते हुए, और यहां पर जब वो आए थे तो वो चित्तरंजन दास की न्यूज़पेपर एजेंसी के अंदर जो है लिखा करते थे आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है, न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो उससे क्या होता था, जनता मोटिवेट बहुत होती थी सुभाष चंद्र बोस से। तो ऐसे ही एक बंदा था गोपीनाथ शाह नाम का, 13-14 साल का लड़का रहा होगा। भाई ने सोचा कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को ही गोली मार दूंगा, तो वो दोनाली लेके चला गया कमिश्नर ऑफ पुलिस को गोली मारने के लिए। वो जर्क लग गया, पता नहीं था ना रिकॉल वेलेस्टी भी होती है, तो वो गोली किसी और को लग गई। जैसी गोली किसी और को लगी तो गोपीनाथ साहब को धरा गया। तो अल्टीमेटली जब पूरी की पूरी इंक्वायरी बैठी तो पता चला सुभाष चंद्र बोस से मोटिवेट हो रहे हैं लोग बाग, तो सुभाष चंद्र बोस को जेल में डालने लगे। फिर वहां से पिक्चर अलग स्टार्ट होगी, उनको फिर निकाला जाएगा बाहर, उनको जो है हाउस अरेस्ट किया जाएगा, फिर वहां से सुभाष चंद्र बोस की अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ क्या देखने को मिल रहा है, आपको कुछ कुछ इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी फेज। उसी के लास्ट में आता है आपका चिट्टागोंग आर्मरी रेड। चिट्टागोंग बेसिकली ढाका के अंदर आपको जगह, बांग्लादेश के अंदर जगह देखने को मिलती है, जहां पर एक टीचर हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जिनका नाम था सूर्य सेन। भाई ने कहा कि मैं मोटिवेट कर दूंगा सबको, तो नॉर्थ ईस्ट में सबको मोटिवेट कर दिया, और जो ब्रिटिश की आर्मरी हुआ करती थी उसको जाके लूट लिया ताकि वहां से बंदूकें मिल जाए, गोलियां मिल जाए। लेकिन इनको वहां से बंदूकें तो मिल गई, गोलियां नहीं मिली। गोलियां अलग रखते थे ब्रिटिशर्स, तो अब बेचारे क्या करें, तो इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया कि चलो आगे वो बैनेट लगा होता है उसी से ही मार देंगे, तो गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट करा। अल्टीमेटली 1934 तक आते आते इनको कैप्चर किया जाएगा, और आपका जो चिट्टागोंग आर्मरी रेड थी वो 1934 तक आते आते बंद हो गई। लेकिन इसका एक इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट ये हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर सूर्य सेन से प्रभावित हो गई हमारी बहुत सारी फीमेल लीडर्स, जैसे बीना दास लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मार दी, शांति घोष डीएम को गोली मार दी, प्रतिलता बूदेदार रेलवे ट्रैक ही उड़ा दिया, कल्पना दत्त, ठीक है, आर्मी रेड के अंदर पार्टिसिपेशन किया। तो वुमेन पार्टिसिपेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। जवाहरलाल नेहरू ने जब इसी चीज को प्रेस करा तो उनके ऊपर सेडिशन चार्ज लगा दिया, अंदर डाल दिया। तो ये सारी की सारी आपकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, इनके इवेंट्स हैं, कब हुए, कौन से लीडर्स हैं, इतना ही टॉपिक था बस, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अब आप अगर पीवाईक्यू अगर चेक करो इसके, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीधा लीडर्स का नाम दिया है, पूछा है गदर मूवमेंट से कौन जुड़ा हुआ है। सीधा आपको जो है पूछा है गदर पार्टी कहां मनाई गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधा आपको पूछा गया है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में, 2022 के, 2023 के, 2021 के क्वेश्चन। हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर से काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस रिपीट हो गया। फिर से आपका जो है चिट्टागोंग आर्मरी रेड जो है 2024 में पूछा आपसे। फिर 2023 में आपसे एचएसआर ने पूछा कब स्टैब्लिश हुआ। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बम किसने फोड़ा था, वो आपका आ गया, ठीक है। चापेकर बंधु केस आपका आ गया। करजन वाइली मदन लाल ढींगरा वाला केस आपका आ गया। इसके अलावा खुदीराम बोस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आपका आ गया। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो की क्लास का जो एजेंडा था वो बस इतना ही था कि हम लिमिटेड टॉपिक को क्रिस्प मैनर में अगर करने की कोशिश करें तो हम आराम से अपने पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, ना कि इधर उधर बाकी चीज़ों पे, बाकी सोर्स पे भागे। सोर्सेस तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने चाहिए, वो भी खास तौर से इस टाइम पर। याद रखना, जो अगर घर का बेटा मर जाता है ना तो सिर्फ एक बार दुख होता है, लेकिन जो नालायक बेटा होता है ना वो रोज दुख देता है।
तो हमें वही नालायकियत से बचना है। उसके लिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी, ताकि हम अपने सिलेबस को कंसेप्चुलाइज और प्रायोरिटाइज कर सके कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस संजीवनी सीरीज के अंदर हम वही कोशिश कर रहे हैं, ताकि CDS1 2026 में आपको एक एज प्रोवाइड हो सके। आने वाले अगर पैटर्न की बात करें तो आपको वो डायरेक्टली या तो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपको किसी इवेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, या वो आप किसी ना किसी लीडर के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें यहां पे रास्ता दिखाना है, आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, सिर्फ उसको रिवाइज करना है, PYQ सॉल्व करने हैं। अगर हो रहे हैं दैट मीन्स आपकी तैयारी एकदम सही रास्ते पर चल रही है। इसी वीडियो के साथ अब मैं अलविदा लेता हूं, और आप लोगों से अब अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो रेगुलर बेसिस पर UPSC अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, खासतौर से CDS के अंदर हिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछता है। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन।